कि ये जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है। जो बॉडी का एक मैकेनिज्म है वो सब एक कोड के थ्रू चलता है। अगर मान लीजिए इसमें किसी तरह से म्यूटेशन हो जाए, या तो ये म्यूटेशन आपको फैमिली की तरफ से आता है, या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है जो आजकल प्रदूषित हो गया है, अगर वो इसको इन्फ्लुएंस करता है, या जो हम म्यूटेशंस जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं या इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार्मलेस होते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या लंग कैंसर में या फिर कोलोन कैंसर में हम देखते हैं कि ये हमारे म्यूटेशन से इसको रिलेटेड होते हैं। बहुत बड़ी भ्रांति है, इट्स अ मिसकंसेप्शन, मिथ है कि हर एक कैंसर म्यूटेशन से होता है। और जो फीमेल्स होती हैं, किसी को कैंसर हो गया तो उनको ऐसा लगता है कि ये फैमिली में ही चल रहा है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे म्यूटेशन अनरिलेटेड होते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन से जो कैंसर होते हैं उनका जो कॉमन फीचर्स होता है कि और इनहेरिटेड और एक्वायर्ड म्यूटेशन क्या है? हमारा जीन्स खराब है, उसके साथ पर्यावरण भी खराब हो गया, तो ये किसके कारण क्या हो रहा है? ये दोनों के इंटरेक्शन के चलते। तो अगर 5 जनरेशन से चले आ रहा है तो वो ओरल कैंसर ही होगा 5 जनरेशन। और जैसे एक बस को आपको कंट्रोल करना है तो आपको ड्राइवर को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ऐसे ही कैंसर को कंट्रोल करना है तो आपको मेन म्यूटेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये टेस्टिंग हमारे झारखंड बिहार में इजीली अवेलेबल है। सर, हमने देखा है कि बहुत से वायरस के लिए आजकल बहुत सारे इंजेक्शंस निकले हैं या डोजेस निकले हैं, तो अभी तक कैंसर का ऐसा कोई डोज नहीं आया है। वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर में है, तो अगर आप वो 14-15 से 40 ईयर्स तक में आप दे पाएं। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. सोचिए, हम कोई इंपॉर्टेंट मैसेज टाइप कर रहे हैं बिल्कुल सेफली, पर एक गलती, कोई लेटर या कोई वर्ड गलती से चेंज हो जाता है और मैसेज सेंड हो जाता है। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल अनसेफ दिखता है। बस एक छोटी सी मिस्टेक पर मीनिंग पूरा चेंज। हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। हर सेल के पास एक इंस्ट्रक्शन कोड होता है जो बताता है कब ग्रो करना है, कब रुकना है और कैसे काम करना है। लेकिन कभी कभी ये छोटी सी गलती इग्नोर हो जाती है, फिर सेल स्लोली रूल्स तोड़ना शुरू करते हैं। कंट्रोल के बिना ग्रो करना, रुकना नहीं, और यहीं से फ्यूचर में कैंसर की स्टोरी स्टार्ट हो सकती है। अभी कंफ्यूजन ये है, हर म्यूटेशन डेंजरस होते हैं या नहीं? कैंसर सिर्फ म्यूटेशन से ही होता है या और भी रीजंस होते हैं? और क्या हम पहले से पता लगा सकते हैं कि रिस्क है या नहीं? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सतीश। हेलो सर। हाय सर, पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल। सर, हमारा पहला सवाल है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है? तो हमारे जैसा आप बता रहे थे कि हमारे बॉडी जो है कोड के थ्रू चलती है, उनको डायरेक्ट करने के लिए हमारे पास जीन्स होती हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर जीन्स होते हैं, उनके अंदर डीएनए होते हैं। तो अगर आपका हाथ इतना बनना है उतना ही बनेगा, आपकी हेयर्स उतनी ग्रो होनी उतनी ही ग्रो होगी। अगर आपको कभी किसी तरह की चोट लगी तो उतने दिन में ही वो रिपेयर होता है। और जो बॉडी का एक मैकेनिज्म है वो सब एक कोड के थ्रू चलता है, जो हमारे डीएनए होते हैं वो चलाते हैं। अगर मान लीजिए इसमें किसी तरह से म्यूटेशन हो जाए, या तो ये म्यूटेशन आपको फैमिली की तरफ से आता है, या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है जो आजकल प्रदूषित हो गया है, अगर वो इसको इन्फ्लुएंस करता है, या जो हम खाद्य सामग्री खा रहे हैं अगर उसमें किसी तरह का पेस्टिसाइड्स है तो उसके कारण हो सकता है, या फिर बहुत बार आपके वर्क रिलेटेड कारणों से भी वो हो सकता है। तो अगर किसी भी कारण से अगर आपका जो डीएनए है उसमें म्यूटेशन हो गया, हार्म होता है, जिससे वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, तो हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं। और ये म्यूटेशंस जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं या इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार्मलेस होते हैं? तो म्यूटेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं, पर अगर कोई म्यूटेशन अपने को हार्म कर रहा है, बहुत सारे म्यूटेशन जिसका कोई मतलब नहीं होता, जो हमारी बॉडी में किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचा पाते हैं। पर अगर हम कैंसर की बात करें तो कुछ एक म्यूटेशंस होते हैं जो अगर हमारे बॉडी में हो तो वो कैंसर के लिए आपको प्रोन कर देते हैं, और उसके होने से कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ओके। और ये मतलब म्यूटेशन जो है वो कैंसर से कनेक्टेड होता है? हाँ, ऐसा अगर ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे कैंसर्स जो हैं वो म्यूटेशन के कारण ही होते हैं, बट एक अच्छा खासा चंक जो होता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन सब में, या लंग कैंसर में, या फिर कोलोन कैंसर में हम देखते हैं कि ये हमारे म्यूटेशन से इसको रिलेटेड होते हैं। बहुत एक कैंसर जो होते हैं वो डायरेक्टली फैमिलीज में नहीं चलते हैं,
बट वो कैंसर कराते हैं म्यूटेशन। ओके। और जो कैंसर हमेशा मतलब जेनेटिक म्यूटेशन से हम इसको नहीं रिलेट कर सकते। नहीं, ये बहुत बड़ी एक मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी भ्रांति है, इट्स अ मिसकंसेप्शन, मिथ है कि हर एक कैंसर म्यूटेशन से होता है, और ऐसा होता नहीं है। 5 to 10% ही जो कैंसर होते हैं म्यूटेशन के कारण होते हैं, और बहुत बार ये जो म्यूटेशंस होते हैं वो फैमिलीज में नहीं जाते हैं। तो बहुत लोग को ऐसा लगता है कि म्यूटेशन हो गया है तो ये फैमिली में चलेगा, दूसरे जनरेशन में जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने बहुत बार देखा है कि हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जो फीमेल्स होती हैं, अगर उसको किसी को कैंसर हो गया तो उनको ऐसा लगता है कि ये फैमिली में ही चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे म्यूटेशन अनरिलेटेड होते हैं। अगर मान लीजिए घर में किसी को मुंह का कैंसर हुआ है तंबाकू खाने से, और उसी के किसी रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो ये दोनों अनरिलेटेड कैंसर होते हैं। और बहुत बार जब मान लीजिए किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं, अगर वो नेगेटिव आ गया तो फिर वो कैंसर जो है उस फीमेल को जो कैंसर वो फैमिलियल कैंसर नहीं है, और वो उसके पास उसको डाउन द स्ट्रीम अपने दूसरे जनरेशन को भेजने की रिस्क भी बहुत कम होती है। सर हमने देखा है कि अक्सर जब लोग शादी वगैरह करते हैं, स्पेशली जब लड़की के साथ ऐसा होता है, 2 बहनें हैं, अगर एक की शादी हुई और पता चला कि उसे कैंसर है, तो लोग दूसरी बहन से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि लोगों में ये भ्रम होता है कि ये फैमिली में ही चल रहा है कैंसर। तो बहुत सही है, हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है अगर किसी घर में किसी कैंसर हो गया। जैसे एक टाइम पे ट्यूबरकुलोसिस का दौर था कि जब किसी घर में टीबी हो जाए तो उस गांव में लोग नहीं जाते थे, या फिर उस घर में शादी नहीं होती थी। तो फिलहाल शायद कैंसर उसी दौर से गुजर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे कैंसर जो होते हैं वो बहुत ही अनरिलेटेड होते हैं। जैसे अगर किसी को ब्लड कैंसर हो गया तो वो फैमिली में नहीं चलता। किसी को अगर मान लीजिए इसोफेगस का कैंसर, वो फैमिली में नहीं चलता। मान लीजिए कोई बहुत ही हेवी सेवन करता है तंबाकू का, तो उसका रिलेशन नहीं है अब इससे। जेनेटिक म्यूटेशंस से जो कैंसर होते हैं उनका जो कॉमन फीचर्स होता है कि वो बहुत ही यंग एज में होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, और उनकी टेस्टिंग अगर बाकायदा कराई जाए तो उसमें हमें म्यूटेशन मिल जाता है कि किस म्यूटेशन के कारण ये कैंसर हुआ है। और उसके बाद भी नहीं, अगर म्यूटेशन पॉजिटिव आ भी जाता है, एक तो नहीं आया तो जाने का रिस्क नहीं है, अगर हो भी जाता है तो हमारे पास जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं जो उनकी पेडिग्री बनाते हैं, जो परिवार की एक डिग्री बनाते हैं कि ये म्यूटेशन कैसे हो गया, या फैमिली में आ रहा है, या फिर इनको किसी और कारण से म्यूटेशन हो गया। तो अगर फैमिली में अगर नहीं आ रहा तो होने का रिस्क फिर ना के बराबर है। तो कुछ मतलब सारे कैंसर्स जेनेटिक हो सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं? जैसे अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो जो मोस्ट कॉमन कैंसर हम देखते हैं जिसका जेनेटिक एसोसिएशन है वो ब्रेस्ट कैंसर का है। तो ब्रेस्ट कैंसर में जो जीन्स म्यूटेटेड हमने यहाँ कॉमनली पाए हैं वो BRCA1 एंड BRCA2 होते हैं, और ये जो टेस्ट होते हैं वो हम ब्लड टेस्ट से कर लेते हैं। ये BRCA1 BRCA2 तो ये दोनों जीन्स है जो म्यूटेटेड रहते हैं, और जो अगर म्यूटेटेड हो तो उसके घर में कैंसर होने का रिस्क ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने आप बताया कि अगर पॉजिटिव है भी तो हमें देखना है कि उसका फैमिली में चल रहा है कि नहीं, जो हमारे जेनेटिक काउंसलर डिसाइड करते हैं। और जब ये पॉजिटिव होता है तो हम पेशेंट को स्क्रीनिंग पर डाल देते हैं, उसके भी अपने रोकथाम करने के अपने तरीके हैं। और इनहेरिटेड और एक्वायर्ड म्यूटेशन क्या है, और क्या डिफरेंस है दोनों? तो इनहेरिटेड म्यूटेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी के फैमिली में उसके ग्रैंडफादर को कैंसर है, फिर उनकी बुआ को कैंसर हो गया, और फिर उसकी बुआ की बेटी को कैंसर होगा, तो इसको बोलेंगे इनहेरिटेड, जो फैमिली में चलता है। जो जीन्स एक फैमिली में म्यूटेटेड है वो चलती रहती। इसलिए लोग बोलते हैं कि अपने से जितनी जनरेशंस दूर हैं वो शादी करनी चाहिए ताकि वो म्यूटेशन कैरी ओवर नहीं होते। और एक्वायर्ड ये होते हैं कि जो बहुत सारे कारण हैं, जैसे रेडिएशन हो गया म्यूटेशन होने का कारण, जो हमारा इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है, जो एक्यूआई हमारा खराब है उसके कारण है, पेस्टिसाइड्स हैं, और वर्क में बहुत लोग जो रेडिएशन के उसमें काम कर रहे हैं, जो रेडिएशन के उसमें कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से म्यूटेशन हो सकता है, उसको एक्वायर्ड म्यूटेशन बोलते हैं। और रेडिएशन और पॉल्यूशंस का क्या लेना देना है, मतलब कुछ है उनका भी लेना देना? नहीं, जैसे आप देखेंगे कि जो स्किन कैंसर्स होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओजोन का डिप्लेशन है, बहुत ही फेयर स्किन्ड होते हैं। तो वहाँ पे जो स्किन कैंसर को देखा गया है कि वो यूवी रेज से होता है। रेडिएशन जैसे आप देखेंगे हिरोशिमा नागासाकी है, या फिर आप झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पे जमशेद सरायकेला के साइड पे जहाँ पे हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वहाँ आप देखेंगे म्यूटेशंस की संख्या ज्यादा है, क्योंकि मेन कारण रेडिएशन के कारण। सर आज के जनरेशन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है हर छोटी चीज को लेके, तो स्ट्रेस भी कोई रीजन है म्यूटेशन को बढ़ाने का? नहीं, पर
स्ट्रेस डायरेक्टली कोई रीज़न नहीं है म्यूटेशन बढ़ाने का। लेकिन आप देखेंगे कि अभी आप देखेंगे कि कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या था कि अगर हमारे पास मान लीजिए बैड जीन्स थी, जो जीन्स हमारी खराब थी, पर हमारा पर्यावरण क्या था, वो अच्छा था उस समय, और हमारा लाइफस्टाइल कैसा था, वो भी अच्छा था। हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, मतलब लोग जाते थे एंड है ना। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो हमारा जीन्स खराब है, उसके साथ पर्यावरण भी खराब हो गया। तो ये इसके कारण क्या हो रहा है, ये दोनों के इंटरेक्शन के चलते कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर फैमिली में, मतलब मैंने खुद की फैमिली में देखा है कि शायद हमारे से 5 जनरेशन पहले से ही कैंसर्स कंटिन्यू चले आ रहे हैं। मैंने देखा है अपनी फैमिली में। तो ये जेनेटिक ही रीज़न है। तो रिलेटेड कैंसर्स होने चाहिए नहीं, अगर अलग-अलग कैंसर है। ऐसा नहीं है कि सेम है। एक ओरल कैंसर है, तो एक लंग कैंसर था, वैसे अलग-अलग आई थिंक कैंसर। अनरिलेटेड है, फिर ये जेनेटिक ये में नहीं जेनेटिक जाए। नहीं है। तो फिर भी लेकिन जेनेटिक काउंसलर से करके हमारे पास जो एक पैनल होता है, हेरिडिटरी एनजीएस पैनल होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी जीन्स इनहेरिट आप कर सकते हैं उसकी टेस्टिंग होती है। 25 से 50 जीन्स की जो टेस्टिंग होती है, वो आप करा के उससे निश्चिंत हो सकते हैं कि वेदर आपने वो जीन्स इनहेरिट की है कि नहीं। मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि अगर जेनेटिक है, तो अगर 5 जनरेशन से चले आ रहा है, तो वो ओरल कैंसर ही होगा 5 जनरेशन में। नहीं, ओरल कैंसर जनरली जेनेटिक एसोसिएशन में नहीं जाता है। ओके। आपको लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा कि शायद हुँ। पांचों जनरेशन एक ही तंबाकू खाते हैं। ओके। तो फिर अगर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो फिर 5 जनरेशन को ब्रेस्ट होगा, तो वो जेनेटिक हो सकता है। हो सकता है, हाई लाइकली। अलग-अलग नहीं हो सकता। अलग-अलग नहीं हो सकता। मान लो आप ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट बोलेंगे तो एसोसिएटेड है। हुँ। आप ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर बोलेंगे, वो एसोसिएटेड नहीं है। अगर फैमिली में अगर एक से ज़्यादा लोगों को कैंसर है, तो बाकी लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए? अगर चेकअप आप करवाना? 1-2 लोगों को कैंसर नहीं भी है, फिर भी आपको 40 के बाद अपना टेस्ट कराना ही चाहिए। पर आजकल तो हम देख रहे हैं कि यंग लोग में भी कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, स्पेशली ओरल कैंसर। तो आप एक अगर सर्वे की जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की सर्वे देखेंगे, तो झारखंड की पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा वो किसी न किसी फॉर्म में टोबैको खाती है। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे जो एवरेज एज था पहले तंबाकू या शराब चालू करने का, वो ज़्यादा था। अभी वो स्कूल टाइम में 12th के टाइम पे चालू हो जा रहा है। तो आप बहुत सारे स्मोकर्स आपको कॉलेज में मिल जाएँगे। तो जब आप इंसल्ट ही टू द बॉडी पहले चालू कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन जल्दी आना ही है। और अगर हमें ऐसा पता है कि हमारे जनरेशन में काफ़ी टाइम से कैंसर चले आ रहा है, तो किस एज तक में हमें खुद जाके चेकअप करवा लेना चाहिए? तो डिपेंड करता है, जैसे कि मान लीजिए अगर बहुत लोगों को कोलोन कैंसर होता है तो उनकी स्क्रीनिंग 25 साल से चालू हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी भी 20 साल से स्क्रीनिंग चालू हो जाती है। तो हर एक कैंसर का अपने स्क्रीनिंग का एक टाइम होता है, और वो जेनेटिक काउंसलर्स बता पाते हैं कि ये आप जो म्यूटेशंस आपकी फैमिली में चल रहा है वो आप इनहेरिट कर रही है नेक्स्ट जनरेशन के। कोलोन कैंसर क्या होता है? बड़ी आंत का कैंसर। बड़ी? आंत का कैंसर। बड़ी आंत का कैंसर, ओके, ओके, ओके। टेस्टिंग कैसे की जाती है? कैंसर्स के लिए जो टेस्ट होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं? तो कैंसर की टेस्ट अगर 2 तरीके से हम लोग करते हैं। या तो हम अगर किसी को म्यूटेशन हमें टेस्ट करना है, जैसे लंग कैंसर में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टारगेटेड थेरेपी करके एक आपने सुना होगा, टारगेटेड थेरेपी बहुत चलता है। तो उसमें क्या होता है, हम लंग कैंसर की बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करने के बाद हम उसको एनजीएस करके एक टेस्ट भेजते हैं, जिसमें जो ट्यूमर का कंटेंट है उसको हम टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई म्यूटेशन है कि नहीं है। ये टेस्ट कैसे होता है? तो ये टेस्ट, जैसे अगर किसी को लंग कैंसर है सपोज कीजिए, तो हम लोग उसका बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी लेने के बाद हम उससे क्या करते हैं कि उसका डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करके उस पर टेस्ट रन करते हैं कि इसमें कोई म्यूटेशन है कि नहीं। तो अगर वो म्यूटेशन पॉजिटिव आता है तो हम उसको फिर टारगेटेड थेरेपी से उसको टारगेट करते हैं, जैसे टैबलेट वगैरह से उसको टारगेट करते हैं। तो उसमें रिस्पॉन्स जब क्या होता है कि अगर हमें कोई म्यूटेशन मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं ड्राइवर म्यूटेशन। ड्राइवर म्यूटेशन का मतलब कि जो कैंसर को ड्राइव कर रहा है वो ये कैंसर ही ड्राइव कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं ड्राइवर म्यूटेशन। और जैसे एक बस को आपको कंट्रोल करना है तो आपको ड्राइवर को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ऐसे ही कैंसर को कंट्रोल करना है तो आपको मेन म्यूटेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो फिर आपका कैंसर कंट्रोल में होता है। तो यही रीज़न है कि हम लंग कैंसर में भी देख पा रहे हैं कि रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं। इवन इन स्टेज 4 पेशेंट हम देख पा रहे हैं कि 5 ईयर से 5 से 7 ईयर्स टू 10 ईयर 5 टू 10 ईयर्स का लोग अलाइव हैं। अगर स्टेज 4 ब्रेन में भी चला जाता फिर भी वो टारगेटेड थेरेपी के साथ उनके रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं। ये टेस्टिंग हमारे झारखंड, बिहार में इज़िली अवेलेबल है और अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल है, क्योंकि जो म्यूटेशन टेस्टिंग है वो बहुत बार कूपन्स के थ्रू फ्री हो जाती है लंग कैंसर के केसेस में।
या फिर जो कॉस्ट है वो 25 to 30,000 है, तो और अफोर्डेबल ये है। अवेलेबल है हमारे झारखंड बिहार हाँ में इजीली। अवेलेबल है। हम्म। आउटसोर्स है, हमारे पास मशीन नहीं है पर हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं उसको। अगर म्यूटेशन डिटेक्ट कर लिया जाए सही टाइम पे तो कैंसर को ठीक होने के कितने चांसेस हैं? नहीं वो देखिए अलग, जैसे कि मैंने आपको बताया कंसेप्ट ऑफ ड्राइवर म्यूटेशन अभी हर एक कैंसर में आ रहा है कि कोलोन आप ले लीजिए, ब्रेस्ट कैंसर ले लीजिए, हर एक जगह ड्राइवर म्यूटेशन का कंसेप्ट है। तो अगर हम वो ड्राइवर को कंट्रोल करते हैं तो पेशेंट मान लो स्टेज 4 में, तो लंबे टाइम पे उसको रिमिशन रखा जाता है ओवरी में। रिमिशन मतलब कैंसर वापस नहीं आता, या फिर कैंसर आ गया तो वापस चला जाता है, तो एक लंबे टाइम तक हम लोग देखते हैं कि उसके साथ वो कंट्रोल रहता है या ठीक रहता है। कैंसर वापस नहीं आ सकता है, ये कैसे पॉसिबल है उससे? मतलब क्योंकि आपने ड्राइवर को कंट्रोल कर रखा है ना, अगर आपने बस को कंट्रोल कर रखा तो आपको पता है कि बस नहीं जाएगी कहीं भी। तो इसके लिए क्या कोई मेडिसिन है या रेडिएशन है या नहीं ऐसा मेडिसिन कुछ ही होती है, जो टारगेट थेरेपी होती है वो टैबलेट्स हम देते हैं उनको, तो पेशेंट को हम टैबलेट के फॉर्म में देते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल टैबलेट से ही कैंसर ठीक हो जा रहा है, तो यही वो टारगेटेड थेरेपी है। और ये सेफ होता है? नहीं बिल्कुल सेफ है, मतलब आप ऐसा है कि बहुत सारे हमारे पास वर्किंग लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो दवाई खा के डेली काम पे जाते हैं। सर हमने देखा है कि बहुत से वायरस के लिए आजकल बहुत सारे इंजेक्शंस निकले हैं या डोजेस निकले हैं, तो अभी तक कैंसर का ऐसा कोई डोज नहीं आया है? नहीं अभी ऐसा कोई डोज नहीं आया है कि मतलब जिससे आप ये जैसे एचपीवी इन्फेक्शन के लिए हमारे पास वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर में है, तो अगर आप वो 14-15 से 40 ईयर्स तक में आप दे पाएँ तो वो एक अच्छा प्रोटेक्शन देता है। फिर 9 से 15 साल तक आप दे सकते हैं उसको 2 डोजेस, और 15 से 40 साल के बीच में 3 डोजेस। तो उससे देखा गया कि 60 से 70% प्रोटेक्शन है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। ऐसे ही आप हेपेटाइटिस का इंजेक्शन ले सकते हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी से बच सकते हैं। सर एक केस स्टडी हमें ऐसी बताइए कि जिसका म्यूटेशन आपने कंट्रोल किया हो और काफी लंबे टाइम पीरियड से वो अभी भी सेफ है। तो हमारे पास एक 90 ईयर ओल्ड मेल जेंटलमैन थे, तो वो ही आए और वो जब हमारे पास आए तो उनके छाती में पानी भर गया था, तो हमने उनको पानी को निकाला, और पानी को निकालने के बाद हमने फिर टेस्टिंग किया तो उसमें कैंसर आ गया। फिर हमने पेट स्कैन किया, तो पेट स्कैन में हमें पता लगा वो स्टेज 4 कैंसर है उनको। तो ये बैक 2022 की बात है, और फिर हमने उनको जब टेस्टिंग किया वो ट्यूमर टिश्यू पे, तो उसमें उनका म्यूटेशन पॉजिटिव आ गया। अब 90 ईयर ओल्ड में कोई भी ट्रीटमेंट कराने से डरेगा, वो भी कैंसर का ट्रीटमेंट कराने से। लोगों को लगता है कि टाइम हो गया, अभी जाने देना चाहिए इनको। तो कीमो के लिए तो बिल्कुल एग्री नहीं थे, और कीमो के साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, 90 ईयर्स प्लस है। तो हमने उनको टैबलेट पे चालू किया, जो टारगेटेड थेरेपी जो म्यूटेशन आया उस पे हमने चालू किया, और वो आज तक स्वस्थ हैं और अच्छे से हैं और अच्छा कर रहे हैं वो। अपने जो भी काम है सब अच्छे से कर रहे हैं एंड इज़ हेल्दी। तो 90 इयर्स में कैंसर स्टेज 4 कैंसर को ट्रीट करना और उसको रिमिशन में लाना, ये पॉसिबल तभी हो पाया जब हमारे पास ये नई तकनीक है, नई दवाई है, तो इसके कारण ये पॉसिबल हो। पेट स्कैन क्या होता है? तो पेट स्कैन क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में कहीं भी कैंसर है, तो हम क्या करते हैं कि अगर कैंसर से जनरली बहुत ही जल्दी पॉलिफरेट करते हैं। पॉलिफरेट मतलब वो जल्दी-जल्दी बढ़ते हैं। तो जल्दी-जल्दी बढ़ने के लिए क्या होता है, आपको ग्लूकोज़ चाहिए होना होता है। तो हम उसको क्या करते हैं कि एफडीजी एविड ग्लूकोज़ के साथ टाई अप कर देते हैं। ग्लूकोज़ देते हैं, 8 घंटे फास्टिंग रखने के बाद हमें ग्लूकोज़ देते हैं, तो कैंसर सेल्स को लेना चालू कर देते हैं, और तो वो हमें लाइट की तरह दिख जाता है कि कहाँ-कहाँ कैंसर का एक्चुअली स्प्रेड हुआ है। तो जब अभी कोई आपको आके बोलता होगा कि मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया, तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि पेट स्कैन पे बीमारी नहीं दिख रही, इसलिए हम उनको बोलते हैं कैंसर ठीक हो। और कीमो देने का क्या प्रोसेस है? तो देखिए ब्रॉडली कैंसर को 3 तरीकों से मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी होता है, 3 तरह से कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। पर मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो मेरा विषय है, उसमें 3 तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं कैंसर को। कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी क्या होता है कि अगर ये नॉर्मल सलाइन का प्रोसेस होता है, सलाइन होता है उसमें हम केमिकल मिलाते हैं जो हमारे कीमो केमिकल्स होते हैं, और उसको फिर अपने एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड से वो ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कितने देर में उसको जाना है, उस हिसाब से देते हैं। हर एक कैंसर है उसके लिए कीमोथेरेपी अलग होती है। टारगेट थेरेपी क्या होती है कि अगर हमें म्यूटेशन पता लग गया, हमें पता लग गया कौन कल्प्रिट है, तो हम उसको टारगेट करते हैं आइदर थ्रू इंजेक्शन और थ्रू टैबलेट। तो कीमोथेरेपी और टारगेट में क्या है कि कीमो बहुत जल्दी काम करता है, टारगेट को काम करने में टाइम लगता है, पर जो आप देखते हैं कि कीमो के बाद बहुत लोग कमज़ोर हो जाते हैं, टारगेट की थेरेपी के साथ वो नहीं है। जो रिजल्ट्स हैं वो कीमो से बहुत बेहतर हैं, और जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है वो सब भी अच्छे हैं। फिर हमने इम्यूनोथेरेपी का देखा, तो इम्यूनोथेरेपी क्या होता है कि
वो आपकी बॉडी की खुद की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और कैंसर को क्लियर करता है। तो इम्यूनोथेरेपी को भी टाइम वर्क करने में टाइम लगता है, पर इम्यूनोथेरेपी के भी साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। और आप अगर बीच बीच में न्यूज़ सुनते हैं कि कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया, तो इम्यूनोथेरेपी कराते हैं। और रेगुलर स्क्रीनिंग का क्या रोल है? तो रेगुलर स्क्रीनिंग कराना चाहिए। अगर मेल की बात करें तो उनको अगर वो स्मोकर है तो एक लो डोज सीटी स्कैन 40 साल की उम्र के बाद कराना चाहिए। सीबीसी विद पेरिफेरल स्मीयर कराना चाहिए। लिवर का टेस्ट कराना चाहिए जिससे लिवर वाला स्क्रीन हो जाए। आरएफटी मतलब किडनी का स्क्रीनिंग करना चाहिए। फिर कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं वो करा लेने चाहिए, जैसे CA99 आप कराएंगे तो आपके गॉल ब्लैडर पैनक्रियास स्क्रीन हो जाएगी। अगर CA125 कराएंगे तो आपका ओवरी हो जाएगा, वो फीमेल्स में होता है। और CEA आप कराएंगे तो आपका कोलोन स्क्रीन हो जाएगा। तो और AFP कराएं तो लिवर स्क्रीन हो जाएगा। ऐसे फीमेल्स अगर होंगे तो 40 ईयर्स के बाद उनको मैमोग्राम करा लेना चाहिए, पैप्समियर कराना चाहिए, और जो रूटीन ब्लड टेस्ट मैंने बताए वो और एक अल्ट्रासाउंड दोनों को करा लेना चाहिए। इससे बहुत हद तक स्क्रीनिंग हो जाती है। और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे बिहार झारखंड में? बिहार में तो, झारखंड में तो अवेलेबल ही है, बिहार में भी अवेलेबल है। प्रिवेंटिव सर्जरीज जरूरी होती है, जैसे ब्रेस्ट वगैरह रिमूव करना अगर कैंसर बढ़ जाए तो ये नहीं, कैंसर बढ़ जाए नहीं, मतलब प्रिवेंटिव सर्जरी अलग है। मतलब अगर कैंसर हो गया तो आपको ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा, है ना। हाँ। उसको आजकल हम लोग रिमूव नहीं करते, उसको ब्रेस्ट को कंजर्व करते हैं। तो एक कुछ भाग और ब्रेस्ट को हम निकालते हैं, बाकी सबको वैसे ही कंजर्व करके रखे रहते हैं। और प्रिवेंटिव सर्जरीज का रोल होता है जब आपकी म्यूटेशंस पॉजिटिव आते हैं। जब आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर चल रहा है तो फिर आप ब्रेस्ट को निकालेंगे, या ओवरी का केस चल रहा है तो ओवरी को निकालेंगे। मतलब कैंसर होने से पहले ही? हाँ, तो वो प्रिवेंटिव होता है, तो वो प्रिवेंटिव सर्जरी बोलते हैं। और सर वैक्सीन वगैरह का क्या रोल है? तो वैक्सीन में हमने बताया कि वैक्सीन, जैसे बहुत लोग रशिया की वैक्सीन कब आएगी पूछते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं है सीन में कहीं भी। और अभी हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट है, जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैंने बताया आपको। और लिवर के जो वैक्सीन है वो ले सकते हैं। और जीन थेरेपी फ्यूचर में कैंसर क्योर कर सकती है? जीन थेरेपी, पहले तो ये जीन थेरेपी है क्या? नहीं, जीन थेरेपी हमारे में नहीं आता। मतलब हम लोग कार्टी सेल करते हैं। कार्टी सेल जो हमारा न्यू फ्यूचरिस्टिक है, तो उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट्स के ही लिम्फोसाइट जो आपकी लड़ने वाले सेल्स उसको लेते हैं और उसको ट्रेन करते हैं कि वो कैंसर सेल्स के विरुद्ध लड़े, और फिर वही उन बॉडी में इन्फ्यूज कर देते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि 2022 से लेके अभी तक में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, स्पेशली ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। रीज़न क्या है? ओरल में तो हम जानते हैं कि आजकल बहुत कम उम्र के बच्चे स्मोक करना स्टार्ट कर दिए हैं, टबैको लेना स्टार्ट कर दिए। ब्रेस्ट कैंसर का क्या रीज़न है? तो ब्रेस्ट कैंसर का भी जो ये है, अभी जो ओबेसिटी आप देखेंगे, तो अगर कैंसर होने के कॉमन कारण आप देखेंगे ना, तो सबसे पहला तो स्मोकिंग है। सेकंड इज अल्कोहल नहीं है जो लोगों को लगता है। सेकंड इज ओबेसिटी, मोटापा। अगर मोटापा है तो उसके चलते रहेगा। फिर ओबेसिटी कॉमन कारण हो गया। जो फिजिकल इनएक्टिविटी है वो है, जो जंक फूड हम खाते हैं, जो कैलोरी रिच फूड खा रहे हैं, तो उसके कारण आप जैसे देखेंगे यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर का एपिडेमिक है वहाँ पे, तो उसका सबसे कॉमन लिंक जो निकाला गया वो ओबेसिटी के कारण निकाला गया, मोटापा के कारण निकाला गया। और प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।